नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग आज शुरू करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि इकोसिस्टम में या अर्थ पर या हैबिटेट में कुछ भी कहिए, सब करीब करीब एक ही हैं कि स्पीसीज का लॉस हो रहा है, स्पीसीज कम होती जा रही हैं। मतलब लास्ट उसको कहेंगे जो टोटली डिसअपियर हो जाती है, उसको लास्ट कहेंगे। अगर कोई स्पीसीज है, उसकी कुछ संख्या कहीं है तो उसको लास्ट में नहीं करेंगे, उसको हम थ्रेटेंड में बोलेंगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स स्पीसीज का हरेसमेंट हो रहा है, हरेस हो रही है, कम हो रही हैं इकोसिस्टम में या यूनिवर्स पे या अर्थ पे। इसको पढ़ने के लिए हम लोग देखें, पहले देखते हैं IUCN। थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि IUCN का क्या है। इसके बाद हम लोग मेन पे आते हैं। जैसे IUCN एक संस्था है, इसके बारे में जरा सा एक बार हम लोगों ने पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। IUCN, आई के क्या मतलब है? इंटरनेशनल। IU है, सॉरी, IUCN। आई के क्या मतलब है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। यू का क्या मतलब है? यूनियन। UNION। देखिए इसका फुल फॉर्म जानिए। आई का क्या मतलब है? इंटरनेशनल। यू का क्या मतलब है? यूनियन। सी का क्या मतलब है? फॉर कंजर्वेशन। सी का मतलब है कंजर्वेशन, फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, सी का मतलब कंजर्वेशन, एन का क्या मतलब है? नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, दोबारा भी कर ले रहे हैं। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये पूरा नाम है इसका। इसका गठन 1946 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। SWEATZERLAND, स्विट्जरलैंड। एक ऐसी संस्था है जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करती है। 1946 में इसका गठन हुआ था। और जो हमारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं, जो स्पीसीज हमारी लास्ट जिसका हो रहा है, उसको उसका आइडेंटिफिकेशन करती हैं और पूरे वर्ल्ड को ये बताती हैं और अलर्ट करती हैं और सुझाव देती हैं कि बायोडाइवर्सिटी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये इसका काम है, मुख्यालय काम है। 1963 में इसने 1963 इन्होंने एक बुक बनाया, बुक पब्लिश किया। बुक का क्या नाम है? रेड डाटा बुक। और 2004 में इन्होंने एक रेड लिस्ट जारी किया। रेड लिस्ट देखें, 1963 में इन्होंने एक बुक जारी किया, उसका नाम है रेड डाटा बुक।
रेड डाटा बुक इसलिए है कि इसमें जो है वो पन्ने जो है कुछ रेड के थे, कुछ व्हाइट के थे, कुछ ग्रीन कलर के थे, इस तरह से कई पन्ने थे। इसका मतलब है कि रेड का मतलब वही पूरी तरह से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, व्हाइट का मतलब है खतरे में है, ग्रीन का मतलब है कि डेंजर में है। तो इस तरह से कलर में बुकलेट थी, इसलिए इसका नाम रेड डाटा बुक रखा गया। 1963 में इसने बुक छापा है, 1946 से 1963, और 2004 में रेड डाटा लिस्ट जारी किया। इस बुक में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो थ्रेटेंड कॉन्सेप्ट दिया। थ्रेटेंड स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्या है? थ्रेटेंड स्पीसीज, थ्रेटेंड THREATENED, थ्रेटेंड स्पीसीज। इसको उन्होंने कहा कि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो संकटग्रस्त हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में है, उनको उन्होंने थ्रेटेंड स्पीसीज कहा। और उसी बुक में उन्होंने पूरी स्पीसीज के जितनी भी डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम के जितनी भी स्पीसीज है, उसको 5 श्रेणी में डिवाइड किया। पहली को उन्होंने कहा एक्सटेंट स्पीसीज, एक्सटेंट स्पीसीज, TINCT, एक्सटेंट स्पीसीज। एक्सटेंट स्पीसीज का मतलब है कि वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। इस तरह की स्पीसीज को उन्होंने जो चिन्हित किया, आइडेंटिफिकेशन किया, उसको कहा एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज जहां शब्द आए, इसका मतलब है कि वो डिसअपियर हैं, इस समय कभी थे अर्थ पे, आज नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका मतलब यह है, इंडेंजर्ड स्पीसीज का यह मतलब है बहुत तेजी से, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिसका बहुत तेजी से लॉस हो रहा है और वो संकटग्रस्त थ्रेटेंड स्थिति में आने वाली है। ऐसी स्पीसीज जिसका तेजी से लॉस हो रहा है, डिसअपियर हो रही है, वो संकटग्रस्त होने वाली है, थ्रेटेंड में आने वाली है। इसको क्या कहा? इंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स जिसका जो लॉस बहुत तेजी से हो रहा है। तीसरी स्पीसीज जिन्होंने कहा, ये पहला हो गया एक्सटिंक्ट, दूसरा हो गया इंडेंजर्ड, तीसरा को उन्होंने कहा है एपिडेमिक स्पीसीज। एपिडेमिक स्पीसीज, इसमें उन्होंने उसको शामिल किया जो यूनिक एरिया में रहती हैं, यानी एक स्पेशल एरिया में है, उसके बाद वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती हैं, इसी यूनिक जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, उनको हम कहेंगे एपिडेमिक स्पीसीज। चौथे को उन्होंने कहा रेयर स्पीसीज, RARER, रेयर स्पीसीज, मतलब ये कहीं कहीं पाई जाती हैं। और पांचवें को उन्होंने कहा वेल्नरेबल स्पीसीज। पांचवा है वेल्नरेबल स्पीसीज, PULNERABLE, वेल्नरेबल स्पीसीज। मतलब इस तरह की इस श्रेणी में इस तरह की स्पीसीज को रखा जिसका लॉस धीरे धीरे हो रहा है, और ये भी संकटग्रस्त में होने वाली है। थ्रेटेंड स्पीसीज कॉन्सेप्ट में ये भी होने वाली है। अब देखिए, इंडेंजर्ड और वेल्नरेबल में यही अंतर है। इंडेंजर्ड में जो स्पीसीज है वो तेजी से लॉस हो रहा है, लेकिन वेल्नरेबल स्पीसीज में इसका भी लॉस हो रहा है, लेकिन स्लोली हो रहा है। इन दोनों में यही अंतर है। ये 5 तरह की स्पीसीज का उस रेड डाटा बुक में वर्णन किया गया, और 5 तरह की स्पीसीज में ICUN ने पूरे वर्ल्ड की स्पीसीज को डिवाइड कर दिया। ये इसलिए बता दे रहा हूं, ये डिफिनीशन एक तो मालूम रहे, दूसरा आगे चल के यही शब्द आने वाले हैं तो कहीं कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इन शब्दों में थोड़े थोड़े अंतर बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि ये शब्द जब आएंगे समझ नहीं पाएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। थ्रेटेंड स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया किसने? IUCN। IUCN के बारे में जानकारी हो गई। एक्सटिंक्ट स्पीसीज टोटली तरह से डिसअपियर है। इंडेंजर्ड स्पीसीज तेजी से लॉस हो रहा है, संकट में है। एपिडेमिक स्पीसीज यूनिक एरिया में है, इसका लॉस नहीं हो रहा, लेकिन एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया में है और कहीं नहीं पाई जाती हैं, केवल उसी जगह पाई जाएंगी। उसके बाद
रेयर स्पीसीज, अनकॉमन स्पीसीज में पाई जाती कहीं कहीं, और उसके बाद वल्नरेबल स्पीसीज, इसका भी स्लोली लॉस हो रहा है। ये भी थ्रेटेंड स्पीसीज कॉन्सेप्ट में आने वाली है। यानी थ्रेटेंड स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, मतलब संकटग्रस्त स्पीसीज ये हैं, ये शब्द हैं। और इसको IUCN ने गठन हो गया। IUCN का फुल फॉर्म एक बार हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं शुरू में, ये मालूम होना चाहिए। रेड बुक, रेड लिस्ट। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। IUCN ने आपकी जो NCERT की बुक में लिखा है, IUCN ने ये बताया है, एक्सप्लेन किया है कि मोर देन 3 बिलियन ईयर्स इस अर्थ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ और डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ। मोर देन 3 मिलियन ईयर्स एगो इस अर्थ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ और डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ। कितना? मोर देन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स यही देख लेते हैं, मोर देन 3 ईयर्स। तब से अब तक 5 बार 5 एपिसोड में मास एक्सटेंशन हो चुका है। जो स्पीसीज हैं 5 बार इनका 5 एपिसोड मास एक्सटेंशन स्पीसीज का हो चुका है। ये 6 चल रहा है, 6वां। ये 6वां जो चल रहा है उन 5 से, इसलिए इसमें अंतर क्या है कि ये 6वां जो करंट में चल रहा है, 6वां एक्सटेंशन मास एक्सटेंशन जो चल रहा है एपिसोड का, एपिसोड 6 एपिसोड मास एक्सटेंशन इसमें चल रहा है। 5 बेच चुके हैं। ये 6 इसलिए डेंजरस है क्योंकि पहले वाले से ये 100 to 1000 इसका रेट ज्यादा है। 100 से 1000, 100 से 1000 इसका रेट ज्यादा है 6 का। और IUCN ने यह भी बताया है कि यदि अलर्ट नहीं हुआ गया तो अगले 100 ईयर में 50% स्पीसीज डिसअपियर हो जाएंगी इस धरती से। एक बार फिर सुन लीजिए, ये NCERT में बड़ा खोल के लिखा गया है, और ये जितनी लाइन है उतने प्रश्न बनते हैं इसमें। 3 बिलियन ईयर्स अगो इस अर्थ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ और डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ। बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कब हुआ? मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगो। तब से आज तक 5 एपिसोड मास एक्सटेंशन हो गया। करंट में 6th एपिसोड मास एक्सटेंशन चल रहा है। 6 वाला पहले वाले से भिन्न है, इसलिए कि 6th का जो एपिसोड एक्सटेंशन चल रहा है इसमें 100 से 1000 मोर है। उससे 100 से 1000 मोर रेट में इसका एक्सटेंशन मास एक्सटेंशन 6 में चल रहा है। और इसने वार्निंग जारी किया कि ये अर्थ या दुनिया के लोग अलर्ट नहीं हुए तो आगे 100 ईयर में 50% स्पीसीज डिसअपियर हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसका कारण भी उन्होंने बताया। कारण बताया कि कई सारे कारण बताए, नेचुरल डिजास्टर्स, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो बताया वो बताया कि ह्यूमन है, हम लोग। जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है 6th एपिसोड में, इसका सबसे बड़ा कारण ह्यूमन है। अगर कभी आता है कि 6th एपिसोड में जो डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसमें सबसे मुख्य कारण कौन सा है, उसमें ह्यूमन ही है। ह्यूमन जो है विकास के नशे में, विकास के बहाने, विकास करने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया, डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काटा, बड़े बड़े डैम बनाए, रिवर के पानी को रोका, अर्बनाइजेशन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इस सब में बड़े बड़े सड़क बनाए, बड़े बड़े पुल बनाए, बड़े बड़े रोड बनाए, सारे फॉरेस्ट को काट दिए, जिससे डिफॉरेस्टेशन हुआ। और उस फॉरेस्ट में जो इको सिस्टम था वो डिस्टर्ब हुआ, जिसके नाते ये 50% आगे अगर इसी रफ्तार से रहा तो 50% स्पीसीज हमारी डिसअपियर हो जाएंगी। इसका मेन कारण कौन है? ह्यूमन। इस बुक में मेंशन किया गया। इसको हमें याद करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। उसी बुक्स में लिखा। अब IUCN ने डाटा क्या दिया? 2004 में
रेड लिस्ट बुक से कि 784 स्पीसीज डिसअपियर हो गई। कितना? 784 स्पीसीज। IUCN रेड लिस्ट से दैट इतनी स्पीसीज डिसअपियर हो गई, इसमें से 338 वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की हैं, 87 प्लांट्स की हैं। वे आर एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 5 years। पिछले 5 वर्षों में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट का मतलब समझ गए ना? पूरी तरह से डिसअपियर हो जाना एक्सटिंक्ट है। हम लोगों ने एक्सटिंक्ट की परिभाषा पूरी पढ़ा। एक्सटिंक्ट क्या है, एंडेमिक क्या है, एंडेंजर क्या है, वल्नरेबल क्या है और रेयर क्या है, थ्रेटेंड स्पीसीज में ये पढ़ चुके हैं। अब उसमें नहीं जाएंगे। क्या कह रहा है? 784 यानी 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 प्लांट्स हैं। ये पिछले 5 सालों में ये उन्होंने बताया। ये डाटा हमको याद रखने की जरूरत है कि इतना एक्सटिंक्ट हो गई है। बहुत 784 तो स्पीसीज हम लोग नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन जो रिसेंट स्पीसीज है इसके बारे में उन्होंने बताया कि एक डोडो है, डोडो, दूसरा क्वागा, तीसरा थाईलेसिन और फोर्थ है स्टेलर्स सी काऊ और फिफ्थ है बाली जावा एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर की स्पीसीज हैं। ये करंट एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं। 784 तो 5 years एगो हो चुकी हैं। करंट में जो बुक्स हमारे लिखा है इसको हमें देखने की जरूरत है। जो डोडो है वो मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका में है, थाईलेसिन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर्स सी काऊ रशिया में है और ये बाली जावा और कैस्पियन टाइगर्स की सब स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। टाइगर की 3 सब स्पीसीज हैं, सब नहीं, टाइगर तो अभी भी है ना। इसकी बाली एक स्पीसीज है, वो नहीं है इस समय, जावन नहीं है एंड कैस्पियन नहीं है। ये 3 स्पीसीज टाइगर की एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये देखिए, ये डोडो का फिगर है, ये क्वागा का है, ये थाईलेसिन का है, ये स्टीलर्स काऊ का है और ये हमारा बाली टाइगर्स हैं। ये टोटली एक्सटिंक्ट हो गई हैं अकॉर्डिंग टू IUCN। ये हमें याद रखने की जरूरत है कि डोडो, क्वागा, थाईलेसिन ये इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, डोडो के बारे में देखें। रिसेंट एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, इसका फिगर है। इसका भी एक्सटेंशन क्यों हुआ, इसके लिए भी ह्यूमन है। इसको इतना शिकार किए, इसकी मांस को खाने वाले इतना एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किए कि ये पूरी की पूरी डोडो बर्ड्स ही गायब हो गई। इसके लिए भी ह्यूमन ही है। 27 स्पीसीज डिसअपियर्ड 20 years, last 20 years। 27 species disappeared in the last 20 years। ये देखिए, एग्जाम्पल देखते चलिए आप लोग। यह है क्वागा, 50 स्पीसीज फेस थ्रेटेंड एक्सटिंक्शन। ये किसका है? उसी IUCN का डाटा है। ये क्वागा है जो इस समय एक्सटिंक्ट हो गया है। और आगे चले, ये थाईलेसिन है, स्टील सी काऊ। ये थाईलेसिन है, स्टील सी काऊ। ध्यान रखने की जरूरत है। ये फिर से देख लें इसको आप, ये कहां है, किस जगह की? डोडो मार्सुपियर मॉरिशस के हैं, क्वागो अफ्रीका में है, थाईलेसिन ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेलर सी काऊ रशिया में है और बाली जावन और कैस्पियन ये टाइगर की सब स्पीसीज हैं। ये हमको याद रखना है कि रिसेंट स्पीसीज हैं, कहाँ की हैं, किस इसका नेटिव प्लेस कहाँ है। अब देखते हैं, ये भी क्वागा भी और उसके बाद थाईलेसिन और स्टेलर सी काऊ। इसको भी लोग प्रीडेटर कर लिए, इसका भी शिकार कर लिए। मीट खाने के चक्कर में मांसाहारी जो ह्यूमन थे सब खत्म कर दिए इसको भी। थाईलेसिन ये प्रेडेट करता था, ये खुद प्रेडेटर था।
लेकिन इसको लोगों ने मार दिया, इसका मारते मारते ये खत्म हो गई। अब ये हमारा एक और डाटा आप याद रखिएगा, 25% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म स्पीसीज फेस टू थ्रेटन्ड एक्सटेंशन, ये फेस कर रही हैं। 12% बर्ड्स फेस कर रही हैं, थ्रेटन्ड में संकटग्रस्त हैं, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियंस हैं, 31% जिम्नोस्पर्म हैं, ये जो है वो संकटग्रस्त हैं, इस समय फेस कर रही हैं, मुसीबत में, एग्जिस्टेंस में, अपने सर्वाइव के लिए, अपने एग्जिस्ट के लिए फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं। आगे चलें, देखते चलें इसको। ये हमने बता दिया 100 करंट में जो एपिसोड चल रहा है एक्सटेंशन का, वो 100 से 1000 फास्ट है पिछले एपिसोड से। अगर इसी तरह से रहा 100 ईयर्स में तो 50% स्पीसीज एक्सटेंट हो जाएंगी, ये हमने बता दिया IUCN में जो डाटा आया था। ये देखिए, ये बाली टाइगर्स का फिगर है, ये जावन टाइगर्स का है, एक कैस्पियन टाइगर्स का है जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसमें हम केवल फोटो ही देख सकते हैं, बस ये नहीं है, इस धरती से खत्म हो गए। आगे देखते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या प्रभाव है। ये जो डाइवर्सिटी एक्सटेंशन हो जा रहा है, गायब होती जा रही है, इसका इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट क्या है? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इन्वायरमेंट पर्चुएशंस सच एज ड्राउट, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हो गया क्या? नेचुरल डिजास्टर होंगे, सूखा पड़ेगा, फ्लड होगा, अर्थक्वेक आएंगे, वोल्केनिक होगी, तूफान आएंगे। ये क्या करते हैं सब? इको सिस्टम अगर स्टेबल रहेगा, डाइवर्सिटी रहेगी, तो नेचुरल डिजास्टर नहीं होंगे, इन्वायरमेंटल गड़बड़ियां नहीं होगी इन्वायरमेंटल से, सच एज ड्राउट, पोल्यूशन। और ये हमारा डाइवर्सिटी ही हमें ऑक्सीजन देती है, पोल्यूशन मुक्त करती है। ये किसका देन है? डाइवर्सिटी की है। बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो ये हम नहीं पाएंगे। पहला क्या है? प्रोडक्शन कम होगा, दूसरा इन्वायरमेंटल में गड़बड़ी होगी, तीसरा इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर, पेस्ट, डिजीज। फॉरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है? वुड मिलती है। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक और मेडिसिन और ड्रग्स मिलते हैं। फॉरेस्ट हमारा क्या करता है? पोल्यूशन मुक्त करता है, ऑक्सीजन देता है और नेचुरल डिजास्टर्स को कम करता है। नेचुरल डिजास्टर चाहे जो हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो वोल्केनिक हो, चाहे वो ड्राउट हो, चाहे वो फ्लड हो, इन सबको बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल करती है। ये डिक्लाइन है, क्या है? इम्पैक्ट है। बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं रहेगी तो ये सब इम्पैक्ट पड़ेंगे, ह्यूमन का सर्वाइवल नहीं होगा। रिवर पॉप मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था, रिवर पॉप मॉडल में एरोप्लेन से तुलना की गई थी, जो इंग्लिश थे। अभी हम लोगों ने जो मॉडल पढ़ा नहीं, रिवर पॉप हाइपोथेसिस, इकोसिस्टम की तुलना उन्होंने एरोप्लेन से किया था। अगर एक एक बोल्ट, उसको यात्री बैठे हों, एरोप्लेन जा रही हो, एक एक बोल्ट सब निकालना शुरू करें तो जाने से पहले ही, पहुंचने से पहले ही एरोप्लेन गिर पड़ेगी। उसी तरह से अगर बायोडाइवर्सिटी में एक एक स्पीसीज एक बोल्ट का काम करती है, इकोसिस्टम विंग्स का काम करता है। और ये फ्लाइट है, इकोसिस्टम पूरा पूरा फ्लाइट है। इसकी की स्पीसीज विंग्स का काम करती हैं, एक स्पीसीज बोल्ट का काम करती है। उस मॉडल में हम लोगों ने समझा था कि इकोसिस्टम एरोप्लेन है, एक एक स्पीसीज एक एक रेवट का काम करती है, बोल्ट का। उसकी की स्पीसीज विंग्स का काम करती है और पूरा इकोसिस्टम एरोप्लेन है। एक एक स्पीसीज अगर हम खत्म करेंगे, निकालते रहेंगे तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, जो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी कठिन है।
ये हमारे इम्पैक्ट हैं। ये कुछ हमारे इसमें दिखाए गए हैं, मॉस्किटो हैं, हनी बी हैं, ऑन्ट्स हैं, ये सब इकोसिस्टम को दिखाए गए हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए ये सूखा हो गया, यहाँ सूखा पड़ गया, यहाँ फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, यहाँ भी बाढ़ आ रही है। ये सब क्या है, फिगर से दिखा रहे हैं, ये सब इम्पैक्ट है, बायोडाइवर्सिटी का प्रभाव है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो ह्यूमन का सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। काज क्या है, कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का? अभी तक तो हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी लॉस का इम्पैक्ट क्या हुआ, पीछे पढ़ लिए बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट लॉस का। अब ये काज क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी काजेस, इसके 4 काज हैं, जिसको हम क्वार्टेट इबिल कहते हैं। इबिल क्वार्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इबिल क्वार्टेट मतलब 4 कौन कौन से? हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन और कोएक्सटेंशन। ये इसके 1 2 3 4, इसलिए इसको क्वार्टेट इबिल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वार्टेट इबिल, ये 4 मिलकर के लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कारण हैं। एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस हो रहा है, और फ्रेगमेंटेशन मतलब बायोडाइवर्सिटी, जहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ इकोसिस्टम है, वहाँ पे उसको रोड सड़कें बना करके उसको फ्रेगमेंट कर दे रहे हैं, 2 भागों में विभाजित कर दे रहे हैं। इस साइड के भी कोई एनिमल नहीं इधर आ सकते हैं, इस साइड के नहीं इधर आ सकते हैं, बीच में रोड हो गई, 2 पार्ट हो गया, फ्रेगमेंट हो गया एक। दूसरा हैबिटेट्स डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कॉलोनियां बनाई जा रही हैं काट करके, इकोसिस्टम लॉस हो रहे हैं, हैबिटेट्स को लॉस कर रहे हैं। इसके नाते बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। देखिए इधर ये लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं। इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 1000 हेक्टेयर्स ऑफ आयरन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट। देखिए एक एग्जाम्पल और बड़ा अच्छा है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, क्योंकि वहां पे सोयाबीन की फसलें उगा करके उसके फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर रहे हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये हो गया हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। आगे देखें, ये फ्रेगमेंटेशन है, बीच में सड़कें बना दिए। अगर बीच में ये आने जाने वाला भी बना देंगे थोड़ा सा सुगम हो जाएगा, लेकिन सड़कें बना करके पूरे इकोसिस्टम को 2 भागों में कर दिए, एक फ्रेगमेंट हो गया। ये देखिए डिफॉरेस्टेशन, Amazon rainforest is being cut for cultivation soybeans, for conversion of grass and lands for cattle. Fragmentation affects animals requiring large terrestrial and migratory animals. Amazon forest का वहाँ सोयाबीन की खेती करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए उसको डिफॉरेस्ट करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न, क्यों? सोयाबीन की खेती। देखिए ये फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, इधर कॉलोनियां बना रहे हैं, हैबिटेट लॉस कर रहे हैं। तो हैबिटेट जब यहाँ कॉलोनी बनाएंगे, डिफॉरेस्टेशन ऑफ अमेज़न करेंगे, तो डाइवर्सिटी का लॉस होगा। आगे चले, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आप ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप ज्यादा शिकार करेंगे, एक लिमिट भर तो ठीक है, लेकिन ओवर करेंगे तो वो स्पीसीज डिसअपियर हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? पैसेंजर पिजन। एक बढ़िया सा एक कबूतर था, भाई लोग इसको मार के खा गए। कौन का खा लिया? हम ही लोग। सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई कर रहा है डाइवर्सिटी लॉस में तो ह्यूमन है। ये इसलिए लॉस हो गई कि इसकी मीट को खाने वाले इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन किए कि ये पैसेंजर पिजन खत्म हो गई।
उसी तरह से दूसरा है स्टीलर्स सी काऊ। पहला तो पैसेंजर पिजन हुआ गया, दूसरा स्टीलर्स सी काऊ कहते हैं। देखिए ये है, ये समुद्र में पाए जाने वाला है, इसको काऊ कहते हैं, सी काऊ। बड़ा वजन होता है इसमें, और ये खाने वाले ह्यूमन इसकी मीट को, इसकी मांस को एक्सपोर्ट करने के चक्कर में, खाने के चक्कर में इतना इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन किए कि ये स्टीलर सी काऊ एक्सटेंट हो गई, गायब हो गई। कौन गायब किया? ह्यूमन। पैसेंजर पिजन और स्टीलर्स सी काऊ दोनों एक्सटेंट हैं इस समय। क्यों? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किए। नेक्स्ट चलते हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, देखिए 4 कारण थे ना किसके? क्वाड्रेंट इविल्स के। वो चारों कारण हम लोगों ने समझ लिए ना। पहला क्या था? हैबिट्स एंड फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिए, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन पढ़ लिए, तीसरा एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का मतलब बाहरी कोई स्पीसीज किसी इकोसिस्टम में आ जाए, बाहर की। बाहर का मतलब आउट ऑफ कंट्री। देखिए ये देखिए, एलियन स्पीसीज काज डिक्लाइन ओवर एक्सटेंशन इंडिजिनस स्पीसीज। जब कोई बाहरी स्पीसीज आ जाती है इंडिजिनस में, इंडिजिनस स्पीसीज, उसको लॉस होता है, नुकसान होता है, उसको खा जाती हैं। जब किसी दूसरे कंट्री में आ जाएंगी, उसको हम कहेंगे एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स, वो आने के बाद यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज हैं उसका लॉस होता है, उसका प्रेडेट कर देती हैं। इसको कहते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, देखिए यह है नाइल पर्च, एक फिश है, इंट्रोड्यूस इनटू लेक ऑफ विक्टोरिया। विक्टोरिया झील में जब ये मछली आई तो जो इसकी किलकिट फिश जो थी वहां की खत्म हो गई। ये 200 किलकिट स्पीसीज उस लेक से एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इन्वेजन हो गया, एलियन स्पीसीज आ गई। ये नाइल पर्च स्पीसीज जब विक्टोरिया झील में आई, ये ईस्ट अफ्रीका में है। ईस्ट अफ्रीका में एक झील है, उसका नाम है विक्टोरिया झील, बहुत बड़ी झील है। वहां की जो रहने वाली मछली थी वो थी किलकिट फिश, उसको कहते थे। लेकिन जब बाहर की स्पीसीज नाइल पर्च स्पीसीज आ गई, बड़ी वाली स्पीसीज आ गई, तो नेटिव स्पीसीज को खा गई, जिसके नाते किलकिट स्पीसीज की 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। ये क्यों हो गया? एलियन स्पीसीज के नाते। ये देखिए, ये बड़ी वाली मछली नाइल पर्च आ रही है इसमें, और ये जो है वो जो नेटिव है विक्टोरिया झील की, जो नेटिव मछलियां हैं, सबको ये प्रेडेट कर ले रही, खा ले रही है। ये क्यों हो रहा है? स्पीसीज का 200 स्पीसीज क्यों एक्सटिंक्ट हुई? क्योंकि बाहरी स्पीसीज आ गई इस विक्टोरिया झील में। एक बेस्ट एग्जांपल इसका है। और देखें दूसरा एग्जांपल, इन्वेसिव बीट्स स्पीसीज। बीट का मतलब खरपतवार, लाइक कैरेट ग्रास, पार्थेनियम। सेकंड है लेंटाना, और फोर्थ है वाटर हाइकेंथ। ये इंडिया में आई। कहां से आई? ये कैरेट ग्रास जिसको कहते हैं, ये अमेरिका से आई। लेंटाना भी अमेरिका से आया। वाटर हाइकेंथ ये ब्रिटेन से आया। वाटर हाइकेंथ जब आया, हमारे जितने भी वाटर इकोसिस्टम थे, बड़े बड़े तालाब और इवन रिवर्स में भी इतना तेज फैले वाटर हाइकेंथ कि ऊपर से रोशनी और एयर नीचे नहीं गई। ऊपर बिल्कुल उन्होंने छा लिया, नीचे नहीं गए, तो नीचे के जितनी एनिमल्स थे सब मरने लगे। ये क्यों हुआ? ये वाटर हाइकेंथ के नाते हुआ। उसी तरह से लेंटाना भी आ गया। उसी तरह से पार्थेनियम ग्रास गेहूं के साथ आई, अमेरिका से एक्सपोर्ट हुआ था, इंपोर्ट हुआ था गेहूं। उसके साथ ये उसके कुछ बीज आ गए पार्थेनियम ग्रास के,
वो आई तो यहाँ की स्पीसीज की, जो हमारी नेटिव स्पीसीज थी, सबको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, खा लिए सब। ये तो केमिकल्स रिलीज करती है, इसके सीड, लैंटाना के भी सीड बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ये भी केमिकल्स सिक्रीट करते हैं। और कैरेट ग्रास का भी एक केमिकल सिक्रीट करता है जो अगल बगल की घासें खत्म हो जाती हैं। इसका केमिकल्स तो एलर्जिक भी होता है। तो ये क्या है, तीनों एग्जाम्पल क्या है, वीड स्पीसीज के हैं, कैरेट ग्रास यानी पार्थेनियम, लैंटाना एंड वाटर हाइकेंथ। इसके बारे में तो मालूम है, वाटर हाइकेंथ के बारे में एक छोटी सी स्टोरी भी है। वारेन हेस्टिंगस, जो हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन काल था, तो वारेन हेस्टिंगस यहाँ के गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर थे। वो जब आए तो उनकी पत्नी, वाइफ, वाटर हाइकेंथ को सजाने के लिए लाई, ऑर्नामेंट्स के लिए लाई, यहाँ ब्रिटेन से लेके आई, सुंदरता के लिए, अगल बगल लगाने के लिए। वहां से ये फैला है, अब पूरे के पूरे आज इंडिया में छा गया वाटर हाइकेंथ। ये तीनों स्पीसीज क्या हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स हैं, जिसके नाते बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। आगे चलें और एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल्स फॉर एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स क्या है, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, इसको क्लेरियस क्वेरिपिनस कहते हैं, क्लेरियस गैरिपाइनस। फॉर एक्वाकल्चर इज पॉइजनिंग थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश। घरेलू जो मछलियां हैं, कैटफिश यानी अफ्रीकन कैटफिश, हमारे जब आए नदियों में तो इंडिजिनस जो हमारी रहने वाली, इस देश की रहने वाली मछलियों को वो खा गई। देखिए ये अफ्रीकन कैटफिश है, ये इंडिजिनस कैटफिश है। ये जब यहाँ पे आ गई तो जो इंडिजिनस कैटफिश एक्सटिंक्ट होने लगी। बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश, इंडिजिनस कैटफिश इन आवर रिवर्स। ये इन्वेजन स्पीसीज का एग्जाम्पल है। ये इंडियन कैटफिश है और ये अफ्रीकन कैटफिश है। ये क्या इसका एग्जाम्पल है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स का है। नेक्स्ट देखते हैं को एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज अगर एक्सटेंट हो रही है तो दूसरी अपने आप हो जाती है, क्योंकि वो स्पीसीज उसी पर निर्भर है। दो स्पीसीज ऐसी होती है एक दूसरे पर निर्भर है, यदि एक स्पीसीज का एक्सटेंशन हो गया तो दूसरी का अपने आप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैरासाइट और होस्ट। होस्ट के अंदर पैरासाइट रहता है, उसी के अंदर सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है। यदि होस्ट गया तो पैरासाइट भी चला जाता है। कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो को एक्सटेंशन के नाते खत्म हो जाती हैं। ये रीजन किसका है, पैरासाइट एंड होस्ट, प्लांट पॉलिनेटर एंड म्यूटेशन। देखिए पॉलिनेशन क्या होगा, इंसेक्ट्स से पॉलिनेशन करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक ही इंसेक्ट से पॉलिनेशन में होता है। अगर वो इंसेक्ट एक्सटेंट हो जाए तो प्लांट भी एक्सटेंट हो जाता है, क्योंकि उसका पॉलिनेशन ही नहीं होगा। उसी तरह से कुछ ऐसे भी इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो किसी स्पेशल प्लांट्स को ही ऊपर रहते हैं। अगर वो प्लांट्स गया तो आर्थ्रोपोड्स भी चला जाएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो किसी हनी भी है उसी से पॉलिनेट होंगे। प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म इसको कहते हैं। आपस में इस तरह से उनका म्यूचुअलिज्म रहेगा कि वो उसको पॉलिनेट करेगा और वो उसको शरण देता है, भोजन देता है, नेक्टर देता है। यदि एक स्पीसीज का एक्सटेंशन होगा तो दो अपने आप हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से म्यूचुअलिज्म है, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है। साथ जीना साथ मरना, एक अगर गया तो दूसरा अपने आप गया। इसको कहते हैं को एक्सटेंशन। दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ काज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आई होप कि आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट टाइप के
जो IUCN के डाटा हैं, रिसेंट एक्सटिंक्ट स्पीसीज, और उसके बाद काज ऑफ जो इविल हैं क्वाड्रेंट, चारों इविल, चारों कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लें। चारों के बारे में एग्जाम्पल सहित जानना जरूरी है। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इसका मेन कारण ह्यूमन है। सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी इसका भी कारण ह्यूमन ही है। और तीसरा है एलियनेसिस इन्वेजन, और फोर्थ है को एक्सटेंशन। ये 4 काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसको क्या कहते हैं? द इविल क्वाड्रेंट। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो गई बात, आप समझ गए होंगे। इसमें मेन इसका एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए। ये क्वाड्रेंट इविल का चारों कौन कौन से हैं और इसका मेन कौन है, और IUCN के जो डाटा है, रेड बुक डाटा में जो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन कौन सी एक्सटिंक्ट हो गई, और कौन कौन सी थ्रेटन्ड हैं, कौन सी स्पीसीज रेयर हैं, कौन से एंडेमिक हैं, कौन इंडेंजर्ड हैं, कौन से वल्नरेबल हैं। ये स्पीसीज ये कभी कभी डिफिनीशन से पूछ लेता है कि थ्रेटन्ड स्पीसीज किसे कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, रेयर स्पीसीज क्या है, एंडेमिक स्पीसीज क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज क्या है। डिफिनीशन से आ जाता है, इसीलिए हमने शुरू में आपको डिफिनीशन बता दिया। और उसके बाद जो NCERT की बुक में लिखा है कि 100 to 1000 जो 6th एपिसोड ऑफ मॉस एक्सटेंशन चल रहा है वर्तमान में, ये पिछले से 100 से 1000 गुना ज़्यादा है, और अगले 100 ईयर में, आने वाले 100 ईयर में 50% स्पीसीज एक्सटेंट हो जाएंगे। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका इम्पैक्ट, इसके काज, 3 पॉइंट्स इसमें हैं। IUCN के डाटा कुछ इसमें दिए गए हैं, रिसेंट एक्सटेंशन स्पीसीज, उसके बाद डिफरेंट टाइप की थ्रेटन्ड स्पीसीज, उसके बाद क्वाड्रेंट इविल्स, और इसके एक एक एग्जाम्पल्स, और इसका इम्पैक्ट। ये मेन चीजें हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, बायोडाटा से भी आता है। तो NCERT में जो डाटा दिए हैं वो सब डाटे के हिसाब से एक बार इसको क्लियर कर लेंगे तो काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका काज, इसका इम्पैक्ट, और एक्सटेंशन, रिसेंट एक्सटेंट स्पीसीज कितनी हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और इसको सीरियसली पढ़ेंगे। थैंक यू।